करेंगे, राज्यों को भी उसमें लगाएंगे। 239 हम सबके पास आएंगे जिस क्रम से सर, ममता चतुर्वेदी हूँ इंडिया पोस्ट न्यूज से। मेरा सवाल है कि यूएस डील को लेकर क्या आप देश को आश्वस्त कर सकते हैं कि सरकार इससे समझौता नहीं करेगी? और दूसरा सवाल ये है कि देखा जाए तो सरकार हर बार कहती है कि देश में किसानों की जो आय है वो दोगुना होगी, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि देश के जिलों और राज्यों में कहाँ पर जो वादा सरकार की तरफ से किया गया है, ये वादा कि किसानों की आय दोगुनी होगी, वो पूरा हुआ है? क्योंकि देखा जाए तो देश के अधिकांश हिस्सों में किसान अभी भी संघर्षरत है। हमने, सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और हमारे किसानों और पशुपालकों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। मुझे लगता है इससे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, किसान की आय की बात आपने कही। लैंड होल्डिंग हमारे यहाँ काफ़ी कम है, मैंने बताया, लेकिन हमारे पास ICR ने एक सर्वे किया था 75,000 किसानों का। एक डेटा, उनके नाम और उनके फ़ोन नंबर है जिनकी आय 75,000 रैंडमली अलग अलग जगह से उठाए, जिनकी आय दुगनी भी हुई और दुगनी से ज़्यादा हुई। लेकिन खेती कई बार परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अगर ज़्यादा पानी गिर गया, बाढ़ आ गई, फसल डूब गई, तो उस साल आय दुगनी उस किसान की नहीं हो सकती, उसका नुकसान हो जाता है। ऐसी और कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तब भी वो संकट में पड़ता है। कई बार अनपेक्षित कोई कीट प्रकोप हो गया तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए खेती में निरंतर प्रयत्न करने की आवश्यकता है। मैं दो चीजें और कहना चाहता हूँ। एक, हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारा किसान ऑस्ट्रेलिया, USA या ब्राजील की तरह ऐसा नहीं कि 15,000 20,000 हेक्टेयर जमीन उसके पास, 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ के किसान है। खेती करना उस पर आसान तो है ही नहीं, लेकिन खेती के साथ साथ वो पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी और दूसरे कामों में लगेगा तो उसकी आय और बढ़ेगी। तो उस पर भी हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, जो मैंने कहा, उत्पादकता बढ़ाना। अब हमारे, मुझे लगता है हम ये नहीं कहेंगे कि 2013-14 तक कितनी आमदनी थी, वो सरकार में उससे ज़्यादा की, हम ये हमारे लिए अब स्टैंडर्ड नहीं बचा। अब तो हम वैश्विक जो मानक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उनके साथ हम प्रतिस्पर्धा करेंगे। हम इतनी उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं कि कम खेती में भी वो फायदे की खेती बन जाए। उसके प्रयत्न निरंतर जारी है। 187 राइट साइड। सर, मेरा नाम दीपक चौबे है, मैं INS न्यूज एजेंसी से हूँ। सर, दो सवाल है। क्या FPO का लाभ किसानों तक पहुँच रहा है या फिर सिर्फ कुछ लोग मुनाफा कमा रहे हैं? और दूसरा सर, क्या महिलाओं की EPFO भागीदारी सुनिश्चित करवा पाएंगे आप? एक तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि FPO में शेयर होल्डर्स किसान ही है और 52 लाख किसान जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि खेती भी हो और खेती के साथ वो दूसरा काम भी कर रहे हैं, इस तरह का हो सकता है। लेकिन किसान तो वो हैं ही, खेती के साथ दूसरा काम कर रहे होते हैं। अब इसमें कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि खेती के साथ दूसरा काम भी कर रहे हैं और FPO में हैं, लेकिन मैक्सिमम किसान ही FPO से जुड़े हैं। निरंतर उनके बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। और जो मैंने बताया कि 15,000 करोड़ से ज़्यादा का टर्न ओवर का लाभ उनको मिल रहा है। उनकी एक तरह से बार्गेनिंग करने की ताकत भी, जब ग्रुप में होते हैं तो साल्टिंग भी करते हैं, अच्छा माल छांटते हैं, दूर भेजने में भी सक्षम होते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको फायदा होता है। लेकिन फिर भी किसी भी योजना में निरंतर मॉनिटरिंग करना जरूरी है। सुधार की गुंजाइश सदैव रहती है। हम फिर एक FPO का समागम कर रहे हैं। जो सफल FPO जो उनको भी बुलाएंगे और बाकी FPO को बुला के भी जिन्हें सफलता हासिल की है उनकी चर्चा और कैपेसिटी बिल्डिंग करवा के उनको भी उस स्थिति में लाने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। 184 सेंटर। सर, मैं दीपिका फ्रॉम ANI। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपकी मिशन है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इसका आपको क्यों ज़रूरत इसकी महसूस हुई? क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि हमारे
हमारे पास प्रोडक्शन तो है लेकिन इंपोर्ट भी करवाना पड़ता है, और इसका टारगेट क्या होगा? देखिए, जैसे जैसे क्रय क्षमता बढ़ी है लोगों में, हमारे यहाँ ये बात पक्की, समृद्धि बढ़ रही है और इसलिए खपत भी बढ़ रही है। अब कोई चटनी रोटी या चटनी प्याज से खा लेते थे, अब वो दाल चाहिए। प्रोटीन प्राप्त करने का दाल, विशेषकर जो शाकाहारी पॉपुलेशन है हमारे लिए, वो सबसे सशक्त माध्यम है उसके लिए। तो दालों की खपत भी बढ़ रही है, उत्पादन भी बढ़ा। उत्पादन नहीं बढ़ा ऐसी बात नहीं, उत्पादन बढ़ने के साथ साथ निरंतर खपत बढ़ती जा रही है। जितनी खपत बढ़ी उतना उत्पादन नहीं बढ़ा, इसलिए हमको बाहर से मंगाना पड़ता है। लेकिन हमारे पास क्षमता है कि हम ऐसे मिशन बना के जितनी हमारी ज़रूरत है उतनी हम अपने यहाँ उत्पादित कर लें, बल्कि कल जरूरत पड़े तो हम दुनिया को एक्सपोर्ट भी करें। सर, इसमें जो सरकार है ये दलहन किस तरह से खरीदेगी किसानों से, और जो स्टेट है उनका क्या रोल रहेगा? देखिए, हमने रजिस्ट्रेशन के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है, किसान रजिस्टर करवाएगा। और आजकल जो हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाते हैं उसमें सारा पता रहता है किसान के पास जमीन कितनी है, कौन सी फसल लगाई है। किसान आएंगे, खरीदी हम करते हैं राज्य के सहयोग से, नेफेड वगैरह जो राज्य के सहयोग से खरीदी संपन्न करते हैं, और गेहूं धान भी राज्य के सहयोग से ही खरीदते हैं। 78. तो आशीष पांडे, इकोनॉमिक टाइम्स से। सर, माननीय मंत्री जी से दो छोटे छोटे सवाल हैं सर। पहला सवाल ये रहेगा सर कि जब हम दलहन की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की, साथ साथ हम ऑयल सीड मिशन और कुछ तौर पे मिलेट्स की भी बात करते हैं सर, जो पिछले 2-3 बजट से हम देख रहे हैं। हालांकि अब इसका वर्णन थोड़ा कम हो गया है सर। तो क्या हम एक जो फार्मर है, किसान है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड इंसेंटिव्स हैं, लिमिटेड टाइम है, और क्या हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी इतना अफोर्ड कर सकती है कि 3 मिशन हम एक साथ ही चला रहे हैं और सब में सेल्फ सफिशिएंसी की हम बात करते हैं? तो पहला तो ये सवाल रहेगा सर। नहीं, हम तीनों मिशन एक साथ चला रहे हैं। देखो, हमारा जो तिलहन मिशन है वो भी चल रहा है, और तिलहन हमारे ऑयल सीड्स का उत्पादन भी बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। दलहन की जरूरत पड़ी तो दलहन भी चला रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि कई मिशन हमारे ऐसे हैं कि जिसके लिए धन की जरूरत भी होती है, वो धन पूरा करने की बजट में बाकायदा हम लोग प्रावधान भी कर रहे हैं, और कन्वर्जेंस से भी कई तरह की योजनाओं को एक जगह फोकस करके हम। किसान एक ही समय में इतना कैसे नहीं, हर एक किसान नहीं रहेंगे ना सर। एक किसान दलहन मिशन में भी आए, तिलहन मिशन में भी आए, जरूरी नहीं है। अगर वो दालों में काम करना चाहता है, उसकी जमीन एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस दलहन के लिए ज्यादा उपयुक्त है, तो वो दलहन में काम करेगा, दलहन के क्षेत्र में उसको मदद करेंगे। लेकिन अगर कोई पाम ऑयल के क्षेत्र में जा रहा है तो वो उसमें उसकी मदद करेंगे। जरूरी नहीं कि एक किसान सारे मिशन का लाभ ले और सब में आए। एक सवाल सर दिवेश जी से सर। एक इसी मिशन में, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन में, कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्राइस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म फॉर ग्लोबल पर्चेस, ग्लोबल प्राइसेस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म फॉर ग्लोबल पर्चेस। आप बता दें। नहीं, जो जैसे उसमें इम्पोर्ट डिपेंडेंस होती है, तो आपको ध्यान होगा कि अभी हाल में ही केंद्र सरकार ने 10% चना और मसूर पे 10% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई। उसका फ़ायदा ये हुआ कि MSP के आसपास रेट रहे, किसानों को लाभ हुआ। तो इस तरह के इंटरवेंशन बीच में केंद्र सरकार करती है और कृषि विभाग उसमें इनपुट देता है। देखिए, हम लोगों ने ये तय किया कि आयात निर्यात नीति उसको हम मॉनिटर करते रहेंगे, इसलिए कि हमको जरूरत है, इसलिए हमको मंगाना है। हमारे यहाँ उत्पादन पूरा नहीं है तो हमारे यहाँ दाल आएगी, लेकिन दाल कितनी आए इस पर हम लोग ध्यान रखते हैं। वो इतनी ना आ जाए कि हमारे जो किसान का उत्पादन है उसकी कीमत को प्रभावित करें। जब अगर वो वैसी आती है तो हम उस पर ड्यूटी लगाते हैं। जैसे आपने देखा, मसूर पे ड्यूटी लगाई हमने, चने पे ड्यूटी लगाई हमने, तो वो आना उसका महंगा हो जाता है। नहीं, देखो, दोनों को संतुलन बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको अपने देश की जरूरत भी पूरी करनी पड़ेगी। अगर दाल ज्यादा खप रहा है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम तो मंगाएंगे ही नहीं, जरूरत है तो हम मंगाएंगे, लेकिन मंगाएंगे इस मैकेनिज्म के साथ कि हमारे किसान को नुकसान ना हो। MSP पर खरीद तो सुनिश्चित है ही, लेकिन कीमत नीचे ना जाए, इसलिए हम ड्यूटी लगाते हैं। 24. सर, मैं संजीव बिजनेस स्टैंडर्ड से। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो हम दालों की दाम देख रहे हैं, जो MSP, जो अभी जो खरीफ की जो दालें हैं,
सारी की सारी एमएसपी से नीचे चल रही है। और इस बार अगर आप बुआई भी देखें तो मूंग के अलावा बाकी दालों में जो है बुआई थोड़ी कम हुई है। और एक कारण लोग कह रहे हैं कि दालों में दाम लोगों को, किसानों को मिला नहीं है। तो हम इसको कैसे सुनिश्चित करें कि हम जो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कह रहे हैं, साथ साथ दाम भी किसानों को एडिक्वेटली मिले। और जो इम्पोर्ट बढ़ गया है हम लोग का, हम कह रहा 20, 21, 22, 25 लाख टन पीली मटर इम्पोर्ट कर रहे हैं, इसको कैसे कम करें कि किसानों को वाजिब दाम, उनका एटलीस्ट बेसिक एमएसपी मिल पाए। देखिए, दाम देने के लिए ही तो मैंने निवेदन किया कि हम मसूर, तुअर, उड़द की 100% खरीदी करेंगे। जितनी किसान पैदा करेगा उतनी हम खरीदेंगे, इसलिए हमने तय किया। और इसलिए ड्यूटीज की भी बात भी जो उसके पहले आई थी, वो किसान को प्रोटेक्ट करने के लिए ही है। और मैं फिर आंकड़ों के साथ आपको बता सकता हूँ कि दालों का उत्पादन भी बढ़ा है, उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए, इसलिए और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 13 नंबर। शिवराज जी, मेरा नाम गार्गी परसाई है, मैं फ्रीलांसर हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, आपने बहुत एम्बिशियस टारगेट रखा कि 240 लाख टन से 350 लाख टन पे आप दालों का उत्पादन ले आएंगे। आई डोंट नो कितने समय में। मेरा पहला प्रश्न तो यही है। 30-31 तक इसका आयात पे क्या असर होगा? हमने और तीसरा इसका कंज्यूमर्स को किस दाम पे दाल मिलेगी? क्योंकि आज कोई दाल 125 रुपये पर किलो से कम नहीं है। माय सेकंड क्वेश्चन, ये सारे जुड़े हुए हैं। दालों की खेती में जंगली जानवरों का बहुत बड़ा रोल है कि किसान दालों की खेती में नहीं जाता है। नीलगाय वगैरह फिर से दोहराइए, मैं थोड़ा सा। हाँ, क्या बताया आपने? मैंने कहा दालों की खेती में बहुत बड़ा एक कारण यह है कि किसान नहीं जाता है कि जंगली जानवरों से उसको बहुत खतरा रहता है, नीलगाय वगैरह के लिए। उसके लिए सरकार ने कुछ सोचा है क्या? मैं एक तो दालों के उत्पादन के बारे में 23-24 में ये थी लगभग 24, हाँ 240 ये मिलियन टन, 24.246 मिलियन टन, ये बढ़ के 25.238 मिलियन टन हुई है। मतलब उत्पादन घटा नहीं है, उत्पादन बढ़ा है। आप दालों की कीमत के बारे में कहेंगे तो मैं ये मानूंगा कि दालों की कीमतें उपभोक्ता के लिए भी लगभग स्थिर है। आपके पहले जो सवाल पूछा गया वो ये पूछा गया कि किसान को दाम ठीक नहीं है। हमको संतुलन बनाने की कोशिश करनी है। दालों के दाम हमको, किसान को भी ठीक देना पड़ेगा और उपभोक्ता के लिए भी व्यवस्था सरकार इसलिए तो खरीदती करने की, तो संतुलन बना के एक पक्ष में हम कहीं नहीं जा सकते, संतुलन बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए एमएसपी है, अगर ज़्यादा जाए तो इसलिए ड्यूटी की व्यवस्था है, वो संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। और नीलगाय के बारे में मैंने पूछा, अब उसमें राज्यों के साथ बातचीत चल रही है। वो तो कब से चल रही है शिवराज जी? ऐसा है कोई मामला इतना आसान भी नहीं है। ये भारत है, यहाँ ये भारत है, यहाँ उपाय क्या होना चाहिए, इस पे कई तरह की बहस होती है और चर्चा होती है, सहमति बनती है। RKVY में हमने ऐसी व्यवस्था की है कि राज्य चाहे तो उस पैसे का उपयोग तार की बाड़ लगाने में कर सकते हैं और कई राज्यों ने तार की बाड़ के प्रस्ताव भेजे हैं। करना राज्य को है, हम तो कुछ आर्थिक सहायता किसान को करने की व्यवस्था कर सकते हैं। 269 मंत्री जी, मैं ओम प्रकाश हूँ, किसान तक से। मंत्री जी, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है कि जो डिमांड और सप्लाई का गैप है दालों का, वो है करीब 38 लाख टन का, और आपने इंपोर्ट किया 77 लाख टन का। नतीजा ये हुआ कि मूंग दाल का दाम इस वक्त MSP से 2100 रुपये नीचे है, तूर दाल का 1500 रुपये नीचे है, उड़द का 2000 रुपये नीचे है। तो अगर यही हाल रहेगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और दाम का, तो किसान खेती कैसे बढ़ाए? इसलिए तो ड्यूटी लगा रहे हैं और खरीदी भी कर रहे हैं सुनिश्चित। मूंग भी खरीद रहे हैं, उड़द भी खरीद रहे हैं, तुअर भी खरीद रहे हैं, अरहर भी खरीद रहे हैं कि किसान को ठीक दाम मिल जाए। पिछले 4 साल में 31 लाख हेक्टेयर एरिया कम हुआ दलहन का। नहीं, पिछले 1 लाख हेक्टेयर दलहन का कम नहीं, एरिया कम हुआ नहीं, एरिया दलहन का कम नहीं हुआ है, कहीं कम हुआ है तो कहीं बढ़ा भी है। 145 सर, एक क्वेश्चन है, फार्मर कॉल सेंटर्स को लेकर कुछ एक कंप्लेंट्स हैं, एक वीडियो भी वायरल हुआ है
जिसमें फार्मर कॉल सेंटर में फ़ोन करते तो कहते हैं कि सिर्फ आप बीज और खाद के इश्यूज पे बात कर सकते हैं, आपके अगर कोई क्रॉप लॉस हुआ है उसके लेकर नहीं, उस इश्यूज को भी कुछ एड्रेस करने का है plan? ये अलग अलग कॉल सेंटर में, जैसे फसल बीमा योजना के लिए एक अलग किसान रक्षक पोर्टल बना हुआ है, एक कॉल सेंटर ये अलग है जो जिसमें हम लोगों ने कहा था कि अगर घटिया खाद, घटिया पेस्टिसाइड, घटिया बीज अगर हो तो किसान तत्काल शिकायत करे। लेकिन अब हम दोनों चीज कर रहे हैं। एक अगर एक कॉल सेंटर पे आया, फसल बीमा योजना से संबंधित आ गया, तो वो फसल बीमा योजना में वहाँ से ऑटोमेटिक चला जाएगा। लेकिन अब मैंने ये निर्देश दिए कि एक ओवरऑल सब चीज़ों के लिए एक कॉल सेंटर चाहिए, तो हम एकीकरण के काम की प्रक्रिया में भी अभी जुटे हैं, उसको एक ही कॉल सेंटर करेंगे ताकि किसान एक जगह अगर खबर करे तो किसी भी डिवीजन का मामला हो उस पर हम कार्रवाई कर सकें। 16 16 नंबर। थैंक यू। मैं अनिल हांडा हूँ, लोकतंत्र किसान अतुल्य भारत से। एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में कई सारे फैक्टर्स हैं जिससे एग्रीकल्चर की सक्सेस को नापा जाता है। तो आपकी इजाज़त से मैं दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, लाइक सबमिशन कि स्किल्ड लेबर और सीड्स, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिस पे कोई पॉलिसी मैटर्स में क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आती, और दोनों में हम देखते हैं कि सीड्स में भी जो फाउंडेशंस हैं जो इंडिया से बाहर हैं, और जो स्किल लेबर है उसमें भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में आप देखते हो कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए कोई विशेष प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि जो डेमोग्राफिक एडवांटेज हमें रहा है इतने सालों से, काफ़ी पीरियड अब निकल चुका है। तो एआई में अगर मिलियन किड्स को आप ट्रेन करना चाहते हैं, और सीड्स का आपने देखा है कि जो मोनोपलाइजेशन हो रहा है या जिसको कहते हैं इंटरवेंशंस थ्रू फाउंडेशंस होती है, उसमें आप कुछ ऐसे करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, जिसे आपने स्वयं से ही कहा कि बीज की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार कार्यरत है। तो मैं इन दो चीज़ों में आपका ध्यान आकर्षित कर से आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस दिशा में आप क्या कर रहे हैं। एक तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल में 2900 नई बीजों की किस्में आईसीआर ने अलग अलग बना के रिलीज की है, जिसमें गेहूं भी है, जिसमें धान भी है, जिसमें चना भी। और अगर हम गेहूं में और धान में सेल्फ सफिशिएंट है, या मैं कहूँ कि हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 50,000 करोड़ से ज़्यादा का चावल हमने एक्सपोर्ट किया, और हमारी उत्पादकता विश्व स्तर की है। तो ये जो सीड्स में प्रयास हुए उसी के कारण तो बने। अब आज हालत ये है कि मिनिमम गेहूं में 45 से लेके 50 क्विंटल पर हेक्टर, ये तो किसान पैदा करते ही है, लेकिन इससे ज़्यादा पैदा करने वाले किसान भी है जो 60 क्विंटल तक जाते हैं, 62 क्विंटल तक जाते हैं। ये अच्छे सीड्स के कारण ही हो रहा है। और दलहन में भी हम लोगों ने तय किया कि हम अपने साइंटिस्ट को लक्ष्य दे रहे हैं कि वो रिसर्च कायम करेगा, शोध कायम करेगा। तो जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है, सीड्स में ज़रूरत है तो किस सीड्स में ज़रूरत है, मुझे लगा तो मैंने निर्देशित किया कि हमको ऑयल सीड्स में उत्पादकता बढ़ाने के लिए ज़रूरत है, तो नए सीड्स कैसे बने, उसमें आए कौन कौन सी पद्धतियाँ, हाइब्रिड बीज कैसे बन सकते हैं, उस पर साइंटिस्ट की टीम लगी हुई है। दलहन में ज़रूरत है, उस पर वैज्ञानिकों की टीम लगी हुई है। तो काम हम निरंतर इस क्षेत्र में जारी रखे हुए, और उत्पादकता बढ़ भी रही है। अगर नहीं बढ़ती तो हम सेल्फ सफिशिएंट कई चीज़ों में हो ही नहीं पाते, उसमें निरंतर काम चल रहा है। दूसरा, स्किल्ड मैन पावर की बात आपने कही है, उसकी ज़रूरत जरूर होती है। और किसानों का, हम लेबर का नहीं, किसानों का प्रशिक्षण लगातार करते रहते हैं, चाहे वो हमारे केवीकेज हो उनमें भी हम करते हैं, यूनिवर्सिटीज हो उनमें भी करते हैं, अलग अलग जो हमारे आईसीआर के इंस्टीट्यूशंस है उनमें भी करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन ये बात जरूरी आपकी सच है, जिस पर और ध्यान देना चाहिए कि स्किल्ड लेबर, और क्योंकि आज की जरूरत के हिसाब से मैकेनाइजेशन जैसा हो रहा है, और आवश्यकता उस दिशा में भी काम करें। लैंड होल्डिंग्स की जो लैंड होल्डिंग्स की जो इशू है, जैसे हमारे पड़ोसी देशों में लैंड्स जो हैं दूसरी जगह एक्वायर करके एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो क्या इस दिशा में हम कोई कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी ऐसा कोई विचार। 11 दो छोटे सवाल हैं सर। एक है जो आपने बताया कि सीड बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और रिसेंटली जो नए सीड आपने लॉन्च किए उनमें से कितने
सीड्स आप मिनी किट के तौर पे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एंड ये जो स्कीम आज आप बता रहे हैं कि पीएम लॉन्च करेंगे, ये रबी से शुरू होगा या कौन से सीजन से? नहीं, रबी से ही शुरू कर रहे हैं, इसी सीजन से शुरू कर रहे हैं। सीड आपको पूरी प्रक्रिया बता, जैसे हम ब्रीडर सीड बनाते हैं उसको किसान तक पहुंचने में मिनिमम 3 साल लगते थे। अब उसकी भी अवधि कम करने की हमने कोशिश की और मुझे बताते हुए खुशी के पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने जो सीड्स रिलीज किए थे उनमें से कुछ किसानों तक पहुंच गए। तो जल्दी कैसे किसानों तक पहुंचे इस प्रयत्न में भी लगे हुए, और इसमें हमारी सारी राज्य के बीज विकास निगम भी, हमारे राष्ट्रीय बीज विकास निगम भी और केवीकेज भी सब मिलके काम करते हैं। सबको अलग अलग टारगेट देते हैं। बीज के टारगेट हमको प्राप्त होते हैं रबी की कॉन्फ्रेंस के लिए और खरीफ की कॉन्फ्रेंस के लिए विषय रहता है। उसके पहले ही हमारे पास जरूरत जितनी बीज की वो आ जाता है, तो उतने बीज फिर कौन सी संस्था कितना निर्मित करेगी, बनाएगी, उसमें कोशिश करके फिर किसानों को देने का प्रयास करते हैं। इसमें कितने नए वेराइटीज हैं जो रिसेंटली आईसीआर ने डेवलप किया है? नहीं, अब मैंने कहा कि पिछले साल अगर आप देखेंगे तो 109 तरह की वैरायटी पिछले साल ये पल्सेस ही है सर? नहीं, केवल पल्सेज के लिए, पल्सेस की बात केवल पल्स, इसमें पल्स भी शामिल है, इसमें दूसरी चीजें भी शामिल है, पल्सेस के भी है। नहीं सर, पल्सेस जो भी आपने रिलीज किया है, क्या वो पल्सेस जो मिनी किट जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें होगा? हाँ, उसमें उन्नत बीज होगा निश्चित तौर पर, वही वाले थे और कोई बीज नहीं दे रहे। हाँ, मतलब जो 5 साल के अंदर अंदर अभी रिलीज हुए वही वैरायटी उसको देंगे, बहुत पुरानी नहीं। 2 नंबर 2। नमस्कार जी, मैं सुरेश मनचंदा, मार्केट टाइम्स से। सर मेरे कुछ एक सवाल ये है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में जब भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जाते हैं तो एमआरएल्स के नाम के ऊपर पे वो उनकी एक रिजेक्शन आती है, और एमआरएल के बारे के अंदर में फार्मर्स के पास में कोई भी अवेयरनेस नहीं है। कौन कितनी क्वांटिटी के अंदर में क्या चीज़ डालनी है, कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ करना है। हालांकि मैंने कई जगहों पे ऊपर आपको देखा कि आपने फील्ड के ऊपर जाकर के नकली दवाइयों के ऊपर पे एक्शन भी लिए हैं, लेकिन अवेयरनेस जो है वो फार्मर्स के बीच में नहीं है, एक बात। दूसरा सर, जो पल्सेस को लेकर के पहले भी एक इसी तरीके से मिशन चला था 15-16 के अंदर में, और उसने कामयाबी भी ली थी और हमने एक्सपोर्ट भी किया था। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि जब हम आत्मनिर्भर हो गए और उसके बाद हमने उसको एक्सपोर्ट भी किया और फिर आज हम उसी दोराहे के ऊपर पे आकर के खड़े हो गए कि एक बार दोबारा से इसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। इसी के साथ ही जुड़ा हुआ मेरा तीसरा ये जो सवाल है वो ये है कि प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है, फार्मर्स हमेशा प्राइस सेंसिटिव है। जिस क्रॉप के अंदर में उसको ज्यादा पैसा मिलेगा वो उस क्रॉप की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। आज अगर मिशन चला करके उसको पल्सेस के अंदर में एक अच्छा प्राइस मिलेगा तो नेक्स्ट ईयर में कोई दूसरी क्रॉप ऐसी, मान लीजिए कि कॉटन है, लाल मिर्च है या अकमेज है, उसके बीच के अंदर में उसको अगर अच्छे पैसे मिलेंगे तो वो फिर से वापस शिफ्ट हो जाएगा पल्सेस से। तो इसके ऊपर पे आपका क्या टेक? आप सब साथ पहली चीज तो एक सवाल पूछिए। पहली चीज तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ही हमने ये कोशिश की कि टीम एग्रीकल्चर, जिसमें वैज्ञानिक से लेकर प्रगतिशील किसान तक शामिल है, किसानों के बीच जाए और इसलिए विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया और किसानों को एजुकेट करने की कोशिश की कि हमको इतना पेस्टिसाइड, इतनी ये दवाई डालनी चाहिए। और हम लगातार ये प्रयत्न कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का फल, सब्जी या बाकी चीज़ है तो उसमें ये सावधानी रखनी है। अभी